वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं सजीव एवं विशेषताएं। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें पिछली क्लास में हमने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे। आज हम इसकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में उतारना है। ओके, क्लियर इट? नाउ स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट, आवाज किसे कहते हैं? हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि आवाज किसे कहते हैं। तो आवाज वो जगह होती है जहां पर जीव जंतु रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? आवाज किसे कहते हैं, इसका आंसर आएगा किसी पौधे, राइट नाउ, किसी पौधे, जंतु, किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश या जीव का वह परिवेश, कौन सा? जिसमें वह रहता है, जिसमें वह रहता है, क्या कहलाता है? आवास किसे कहते हैं? किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, आवास कहलाता है। आवास कहलाता है। क्लियर इट? फिर से रिपीट कर रही हूं, आवास किसे कहते हैं? आवास होती है रहने की जगह, किसी पौधा, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, आवास कहलाता है। क्लियर इट? अब सेकंड देखिए, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? हमने देखा कैक्टस का प्लांट आपने देखा होगा, तो इस तरह का कांटेदार होता है, इस तरह का कैक्टस इस तरह का पाया जाता है, जिसका ये जो मोटा सा पार्ट है ये इसका तना होता है। क्या होता है? तना होता है, जो कि ये गद्देदार, गूदेदार होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी इस तने के द्वारा की जाती है। आपको पता है कि पौधे की वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की जाती है, इसके द्वारा ही की जाती है। तो क्या होता है कि जब ये वाष्पोत्सर्जन करता है तो इसका तना मोटा और गद्देदार होता है, पत्तियां भी नहीं होती, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तो पत्तियां नहीं होती, कांटेदार होता है। तो इस वजह से गूदेदार और कांटेदार होने की वजह से कैक्टस को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए वो मरुस्थल में आसानी से जीवन यापन कर लेता है, उसे कम पानी में भी वह रह सकता है। क्लियर इट? समझ में आया आपको? फिर हम देखेंगे थर्ड, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण, रिक्त स्थान है जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं। ऐसे लक्षण जो आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्वियसली वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके? अनुकूलन। आप राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सेकंड है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को, अब स्थल पर मतलब कि धरती पर रहने वाले जो पौधे और जंतु हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल ठीक, स्थलीय आवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थलीय आवास कहलाते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं। थर्ड है आपका, वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं, कौन सा है कहलाएगा? यस, जलीय आवास। कौन सा आवास कहलाता है आपकी? जलीय आवास। ये क्लियर हो गया आपके? फिर फोर्थ देखिए, मृदा, जल और वायु किसी आवास के कौन से घटक हैं? ये कहलाते हैं हमारे अजीव घटक। हमने घटक दो देखे थे, आपको पता हो तो पिछली क्लास में रिमाइंड करा दूं, दो घटक देखे थे हमने, जीव और अजीव। अजीव में आपकी मिट्टी, वायु, जल आ जाता है, और जीव घटक में आपके क्या आ जाएगा? सजीव। और सजीव में कौन कौन से आ जाएंगे? पेड़, पौधे और जीव जंतु, मनुष्य। क्लियर है? तो घटक कितने प्रकार के होते हैं आपने पिछली वाली क्लास में कर भी लिया होगा, ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में उतार भी लिए होंगे। घटक कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो ये मिट्टी, जल, वायु, ये कौन से घटक में आएंगे? आपके अजैव घटक में आएंगे। ओके, फिफ्थ देखिए आपके रिक्त स्थान का, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? परिवर्तन कहलाते हैं। अनुकूलन कहलाते हैं। क्लियर है? हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं तो अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन। जैसे अब उद्दीपन कहलाता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? जैसे आपको सर्दी लगी तो आपको एहसास हुआ, आपने स्वेटर पहन लिया। आपको गर्मी लगी तो आपने एसी चला लिया, पंखा चला लिया। भूख लगी तो आपने खाना खा लिया। तो ये तो हमारे परिवेश में अनुक्रिया कर रहे हैं हम, उद्दीपन कहलाता है। ओके, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो अब ये क्या निर्जीव वस्तु ऐसा कर सकती है क्या? बेंच, ये मार्कर, डस्टर, ये बोर्ड, क्या इनको फील होता है? ये अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन के प्रति? नहीं करते। सजीव में ये स्पेशलिटी होती है, ये स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करे। ओके, तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सजीवों में पाई जाती है, और जो अनुक्रिया करना कहलाता है वो किसके प्रति होता है? उद्दीपन के प्रति होता है। आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। जैसे धूप लगी तो हमने उससे बचने का हमने रास्ता ढूंढ लिया। छुई मुई का पौधा है, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे छुई मुई का पौधा है, आप उसको टच करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा। सनफ्लावर का प्लांट है, तो अगर वो सन की डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेता है ना, तो इस प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं परिवेश में होने वाले परिवर्तन में। फिर कौन सी निर्जीव वस्तु है? अब इसमें निर्जीव वस्तुएं कौन सी है? हल, यस, निर्जीव है। छत्रक भी निर्जीव है, सिलाई मशीन भी निर्जीव है, रेडियो भी निर्जीव है, नाव भी निर्जीव है। क्या जलकुंभ भी निर्जीव है? नहीं, जलकुंभ भी निर्जीव नहीं है, ये जल में उगने वाला प्लांट होता है, तो ये सजीव आएगा। केंचुआ एक जीव है जो कि पानी में पाया जाता है, ये भी सजीव में आएगा। तो जहाँ मैंने गोले लगाए हैं वो तो निर्जीव है, और जहाँ राइट का टिक मार्क किया है वो है आपके सजीव। तो आपको अलग से लिस्ट बना के इस तरह से इनको डिफाइन करना है। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण पाए जाते हैं। बताइए ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तु है जिसमें सजीवों के दो लक्षण मिलते हैं? तो उसमें आ जाएगा आपके एक बादल। देख लीजिए आप, बादल है, निर्जीव है लेकिन दो लक्षण, गति भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, प्लस उनमें वृद्धि भी होती रहती है। बादलों में क्या है? एक तो गति करते हैं और दूसरी उनमें वृद्धि होती रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। पहला आ जाएगा बादल, एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखना है, और लक्षण कौन से? एक तो गति और एक वृद्धि करते हैं, बढ़ते भी हैं और चलते भी हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, फिर एक कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? सजीव का अंश थी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सजीव का अंश थी? मक्खन, यस, गाय, भैंस, बकरी, किसी का भी। चमड़ा, यस, जीव जंतुओं का बनता है। मृदा, नहीं। ऊन, यस। बिजली का बल्ब, नहीं। नमक, नहीं। सेब है, रबर है, खाद्य तेल है। मतलब जहाँ मैंने क्रॉस किया है वो सजीव का अंश नहीं थी, और जहाँ मैंने सर्कल बनाया वो सजीव का अंश है। तो किसी निर्जीव वस्तु जो किसी समय सजीव का अंश थी वो मक्खन, चमड़ा, ऊन, सेब, रबड़ और खाद्य तेल आपके आ जाएगा। क्लियर इट? अब देखिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए।
अब सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था और आपने आई थिंक उतार भी लिया होगा ये नोट्स अपनी नोटबुक में। फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सजीवों में विशिष्ट लक्षण कौन से होते हैं। लक्षण कौन से होते हैं? फर्स्ट है वृद्धि। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। बच्चा छोटा बड़ा उससे बड़ा एडल्ट होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, उस प्रकार से वृद्धि होती है। ओके, वृद्धि होती है। गति है इम्पोर्टेंट। सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं वो। कि जैसे ये निर्जीव वस्तु उनमें गति और वृद्धि नहीं होती है और सजीव में गति और वृद्धि पाई जाती है। सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव गति करते हैं, है ना। सजीव में फील उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है। ओके, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी चीज के प्रति अपना रेस्पॉन्स देना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कहलाता है। जैसे किसी गर्म चीज को छू रहा है तो उसको थोड़ा फील होगा कि उसे गर्म लगा। ओके, सर्दी में उसे ठंड लगती है, गर्मी में उसे गर्म लगता है, भूख लगने पर उसे भूख महसूस होती है। तो फील करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, ये सजीवों की ही विशेषता होती है। फोर्थ क्या है? प्रजनन, बच्चे पैदा करना, प्रजनन करना, अपने वंश को बढ़ाना भी सजीवों की स्पेशलिटी होती है। चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव, मनुष्य, सब किसी को भी आप ले सकते हैं। फिफ्थ क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, उत्सर्जन, ये भी सजीवों की स्पेशलिटी पाई जाती है, उत्सर्जन भी। तो वृद्धि, गति, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन। ओके, उसके बाद में सिक्स्थ है जो कि सभी सजीवों की ये सामान्य लक्षण है कि जैसे उत्सर्जन, मृत्यु। ओके, तो ये सजीवों की स्पेशलिटी, सजीवों की विशेषताएं हो गई। अब ये एट है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है? तेज गति क्यों दी गई है इस घास के रहने वाले जंतु में? तो हम आपको इस तरीके से लिखना है कि घास में रहने वाले जंतु कौन कौन से हो सकते हैं। हम शेर और हिरण का उदाहरण ले सकते हैं। अब वो क्या करते हैं? उनको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या आएगा इसमें आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपके आंसर 8, इन जंतुओं को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता होती है। तीव्र गति की आवश्यकता होती है। घास स्थल के जंतुओं में, हम शेर और हिरण को ले सकते हैं। शेर एवं हिरण का उदाहरण ले सकते हैं। शेर अगर तीव्र गति नहीं रखेगा तो वह अपने शिकार को नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो अपने अस्तित्व को, शेर को अपना अस्तित्व बचाए रखना किस लिए जरूरी है? अगर वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाया तो वो भूखों मर जाएगा। और उसी तरह से हिरण है, हिरण अगर तीव्र गति नहीं रखेगा तो वह शेर का
शिकार हो जाएगा। ओके, तो दोनों को ही अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता होती है। शेर को तीव्र गति की आवश्यकता होती है शिकार को पकड़ने के लिए, और हिरण को तीव्र गति की आवश्यकता होती है शेर से बचने के लिए। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अपनी नोटबुक में ये अच्छे से कंप्लीट करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।